हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। जो क्लास 12 में देखिए, क्लास 12 जो है उसमें हिंदी दो भागों में विभक्त होकर आता है। एक है खंड क, एक है खंड ख। तो खंड क का हमने पढ़ा दिया है, एक वीडियो पर्सनली खंड क पे बनाया था, जिस वन शॉट था, जिसमें हमने 30 नंबर एक ही वीडियो में कंफर्म आपको कराया था। अब हम देख रहे हैं खंड ख जो है हिंदी व्याकरण। तो इसमें हम 21 नंबर आपको इसी वीडियो में कंफर्म कराएंगे। अब मात्र आपको ये 3 टॉपिक तैयार कर लेना है। यदि आपने ये 3 टॉपिक तैयार कर लिया तो आपको जो 21 नंबर कंफर्म है मिल जाएंगे। अब वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका, हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट जो पत्र लेखन है उसको हम जानेंगे कि लेटर जो होता है, मतलब पत्र जो होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर देता है। ठीक है ना, तो 5 नंबर यहाँ से कंफर्म। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो निबंध होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण निबंध आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और निबंध आपको 10 नंबर दिलाएंगे। तो ये हो गया आपका 15 नंबर। उसके बाद हम अंत में देखेंगे रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर ये तीनों अगर टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो 21 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपके 21 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन सा है। तो पहले हम महत्वपूर्ण पत्र लेखन को हम देखेंगे, और हमने एक इम्पॉर्टेंट पत्र ले लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्षों में पूछा जाता है। कौन सा पत्र है? तो हमने लिखा है कि अपने गांव के सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र। तो गांव कहे, नगर कहे, मोहल्ला कहे, तो मोहल्ले की या गांव की या नालियों की मरम्मत के लिए या सफाई हेतु प्रार्थना पत्र नगर पालिका के पास कहे, तो इस प्रकार का पत्र पूछा जाता है। तो कैसे हमें लिखना है पत्र, किस प्रकार लिखेंगे जिससे हमें अच्छा नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा, उसको हम जान लेते हैं। और ये जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है पत्र। तो पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही यहाँ पे VBI मतलब इंपॉर्टेंट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबर का टॉपिक है। इतना अगर आप लिख देते हैं 5 नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा आप समझेंगे यूं ही याद हो जाएगा। तो समझते हैं। देखिए कैसे आपको लिखेंगे पत्र। तो पत्र लिखने का सबसे पहला तरीका है, ऊपर लिखेंगे सेवा में। ये तो किसी में भी लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद डॉट देंगे, कामा देंगे एक, और उसके बाद जहां कामा देंगे उसके जस्ट नीचे, देख रहे हैं ना, सेवा में लिखने के बाद जस्ट नीचे उसके हमने फिर से लिखा है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये हमने लिख दिया। तो स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे, नगर निगम। अब नगर निगम कहाँ के नगर निगम से आप कह रहे हैं, किस जिले से, ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। तो इतनी बातों को आपको लिख देना है। मान लेते हैं कोई यूपी से ना हो, कोई MP से हो, या अदर कहीं से भी हो, तो देखिए झारखंड कहीं से भी आप हो तो आप अपना राज्य और वो लिख देंगे, बात हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सब तो सेम टू सेम ही है ना। समझ रहे हैं। तो इतना बात आप लिख सकते हैं, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये हमने लिख दिया। उस सबसे इंपॉर्टेंट है विषय, उसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डालेंगे विषय। अब विषय में आपको लिखना है कि मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। समझ रहे हैं कि मोहल्ले की सफाई करना है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र। या इसी को घुमाकर भी कहता है कि नालियों के मरम्मत के लिए या मच्छरों के प्रकोप के पड़ जाने के लिए नगर पालिका या स्वास्थ्य अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। तो सभी को ऐड करके कुछ भी कहे, या तो नालियों की सफाई के लिए कहे, या आपको मच्छरों के प्रकोप के लिए पूछे, या आपसे कह दे कि गांव की सफाई के लिए, मोहल्ले की सफाई के लिए, नगर की सफाई के लिए, तो उसके लिए सभी के लिए आपको यही पत्र लिखना है। जब हम ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इतनी बात लिख देंगे। उसके बाद फिर से नीचे देंगे श्रीमान। ठीक है, क्या देंगे, श्रीमान। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान मैं इस पत्र के माध्यम से, अब ध्यान से समझेंगे क्या हमने लिखा है।
श्रीमान, उसके श्रीमान लिखने का जस्ट नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से गोरखपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर लाना चाहता हूं। समझ रहे हैं? यहां तक आपको कंप्लीट। सबसे पहली बात हमने क्या बताया कि ऐसे ही आपको थोड़ा सा बनाकर लिखना है। हमने क्या कहा, इस पत्र के माध्यम से गोरखपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपनी गांवों की ओर खींचना चाहता हूं। वही बात हमने लिखा है ना, गोरखपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर लाना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगा, आश्चर्य होगा कि हमारे गांव में कई दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। ठीक है, नहीं आए हैं, जिसके कारण बहुत अधिक गंदगी बढ़ गई है। जिसके कारण बहुत अधिक क्या हो गई है, गंदगी बढ़ गई है। सड़क और नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात का नींद हराम हो गया है। समझ रहे हैं? देख रहे हैं कैसे हमने बनाया हुआ है। सफाई की भी बात कर लिया, उसी में हमने क्या कर लिया, उसी में हमने देखिए यहाँ पे हमने कह दिया है कि सड़क और नालियों की सफाई ना होने के कारण, इसमें अगर सड़क या नालियों की सफाई के लिए कहे तब भी इसमें मिल जाएंगे। फिर से मच्छरों का प्रकोप कहे तो मच्छरों को हमने कहा ना, सड़क और नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात का नींद हराम हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि इस जल्द ही सफाई की व्यवस्था करें। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करें। देख रहे कितना आसान शब्दों का हमने प्रयोग किया हुआ है। तो इतनी बात लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे आप दिनांक डालेंगे। ये आप रखेंगे दिनांक। अब 22 फरवरी 2024 हमने लिख दिया है। बोर्ड एग्जाम आपका 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है यूपी बोर्ड का, तो वो हमने लिख दिया है। अदरवाइज ये आपको लिखना है, देखिए ये शब्द आपको लिखना है भौदी या भौदिया, ये आप लिख देंगे। उसके बाद गांव या मोहल्ले का नाम लिख देंगे, फिर से निवास कहाँ रहता है, ठीक है, कहाँ निवास करते हैं वो आप लिख देंगे। इतना काफ़ी है। तो देखिए ये है आपका मोहल्ले की सफाई हेतु एक प्रार्थना पत्र स्वास्थ्य अधिकारी के पास या नगर निगम पालिका के पास वो है। ठीक है, तो इतना आप लिख देते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो यूं ही याद हो जाएगा। तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार हमें पत्र को लिखना है। इतनी बात समझ गए हैं तो इतना लिख देते हैं, 5 नंबर आपका मिल गया, कंफर्म है मिल जाएंगे। अब देखिए आप सर कहेंगे कि सर एक ही जो लेटर है यही थोड़ी सही थोड़ी ना है, और भी तो बहुत सारे लेटर है जो पूछे जाते हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि 2024 में यही आएगा। देखिए मैं ऐसे ही सिंपल है, मैं कह दे रहा हूँ, सही कह दे रहा हूँ कि देखिए कंफर्म मुझे भी नहीं है और किसी को भी नहीं पता कि कौन सा लेटर पूछेगा, पर मैं आपसे 3 ही लेटर को बारे में कहा हूँ, 3 ही आपको पत्र याद करना है। एक सफाई हेतु, ठीक है, एक दूसरा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक है, एक है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु और तीसरा है लिपि पद हेतु। समझ रहे हैं? यही आपका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सफाई हेतु, जिस पर हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है। उसके बाद है बैंक से ऋण प्राप्ति, लोन लेने के लिए कैसे पत्र लिखेंगे। उसके बाद है लिपि पद हेतु। मैं कहूंगा कि देखिए मैं 2 इस वीडियो में तो करा नहीं सकता, एक हमने सफाई कर्मचारी पर करा दिया, अब बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु ये आपको कर लेना है। आप केवल YouTube पर लिखिएगा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र ब्रदर सर, इतना आप लिखकर सर्च करेंगे ना, वीडियो आपको हमारा मिल जाएंगे YouTube पे, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। सब पे हमने तो लेटर लिखवाया ही हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि पढ़ने का मन होना चाहिए, पढ़ने का मन ना हो तो आप नहीं कर पाएंगे, और पढ़ने का मन हो तो आप कहीं से भी ढूंढ कर पढ़ लेंगे। मेरा बहुत तबीयत खराब है, ठीक है ना, मैं थोड़ा आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि
कहते हैं ना कि अपनी परेशानी अपने ही मतलब समझा जाता है। अब मेरी परेशानी है तो मैं ही समझ सकता हूँ कि हाँ मुझे कौन कौन सी परेशानी है, वैसे ही आप अपनी परेशानियों को समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ढूंढकर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, जितना संभव हो रहा है। डिजिटल बोर्ड नहीं है फिर भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगा तब ये एक एक करके लिखते हैं, फिर से समझाते हैं, फिर से अब इसको मिटाकर फिर से लिखेंगे, फिर से समझाएंगे, आपको मेहनत लगता है। और मैं यही चाहता हूँ ना कि जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे दुगुना तीन गुना आप मेहनत करें, क्योंकि आपको ही नंबर लाना है, आपको ही एग्ज़ाम में जाकर बैठना है। बात समझ ही रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको पत्र लिखना है। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखकर ब्रदर सर सर्च करके आप मारेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। या हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो हिंदी के लिंक पर क्लिक करेंगे तो सभी हिंदी में जितने भी हमने सब कुछ कराया हुआ है वो सब वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो हम देख लेते हैं, ठीक है, आगे के टॉपिक को स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट निबंध को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है, जो है बेरोजगारी। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। लगभग सभी सेट में 5 से 7 सेट बनते हैं, उन सभी सेट में एक टॉपिक निबंध पे जरूर होगा, वो है बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी इस समय की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर हमें निबंध आज के इस वीडियो में जानेंगे, आसान शब्दों का प्रयोग करके हम समझाएंगे पूरा डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्षों में पूछा भी जाता है। ठीक है, 10 नंबर ये आपको दिलाएगा, केवल आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, इसको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने लिखा है बेरोजगारी कारण और समाधान। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, बेरोजगारी का समाधान क्या है, कैसे इससे हम बेरोजगारी से दूर हो पाएंगे, कैसे रोजगार सभी को मिलेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने लिखा है क्या, सबसे पहले बेरोजगारी पर ऐसे आपको लिखना है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी समाज के लिए क्या है, एक अभिशाप है, श्राप है। ठीक है, इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को प्रभावित करती है। कई कारक हैं जो बेरोजगारी के कारण बनते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक हैं, ऐसे बहुत सारी चीज हैं, ठीक है, जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इतनी बात आपको सबसे पहले बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, थोड़ा सा परिचय आपको दे देना है। समझ रहे हैं ना। तो हमने क्या अभी तक बताया कि बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है, इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझेंगे, यही आपके लिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। केवल आपको एग्जाम के लिए नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी पर कितना प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है ना, इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को प्रभावित करती है। जो आपका पूरा सर्कल है ना, पूरा समाज है ना, पूरा देश है, उस पर प्रभावित पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कई कारक हैं जो बेरोजगारी के कारण बनते हैं। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम समझ लेते हैं कि दूसरा, आप फिर से हेडिंग डालेंगे, बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी के बढ़ने वाले कारक। अब भारत में बेरोजगारी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे चीज़ है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको हम समझ लेते हैं। कारक कह सकते हैं या कारण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहला जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, बेरोजगारी का सबसे मेन कारण है ना, जो है जनसंख्या में वृद्धि। अब आता है जनसंख्या में वृद्धि, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी मांगने वाले भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ेगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर से वो रोजगार मांगेंगे। ठीक है, तो ऐसे रोजगार बहुत ज़्यादा मांगने वाले हो जाएंगे। तो ये मुख्य कारण है। तो वही बात हमने लिखा है कि देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसका मुख्य कारण है कि आज भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे यही बात आपको समझना है, बेरोजगारी बढ़ रही है इस समय पे बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ ना, इस समय पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है,
अब बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का मुख्य कारण है जो है लोगों को शिक्षित ना होना। अगर लोग शिक्षित होते हैं तो वो जानते हैं हम दो हमारे दो। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है लोग शिक्षित ना होना। और शिक्षित करना किसका कर्तव्य है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिक्षित किसका कर्तव्य है कि लोग शिक्षित हों? देश का कर्तव्य है, देश की जो सरकार है उनका कर्तव्य है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो शिक्षित हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमारे देश की सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं? ठीक है, क्या वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं? आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूं, मुझसे जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक ज़्यादातर मुझसे सरकारी स्कूल के ही जो स्टूडेंट होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कैसी है सरकारी जो स्कूलों की हाल? क्या आपके सरकारी स्कूलों में सभी टीचर हैं? क्या आपके सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई होती है? ये आपको सोचना है। अगर सरकारी स्कूलों में, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो करते हैं, क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं रेगुलर? और नहीं भी जाते हैं तो क्या आप पे कोई प्रभाव पड़ता है स्कूल की तरफ से? कुछ भी नहीं पड़ता है। मैं देख रहा हूँ, मैं अपने सामने ही मेरे स्कूल में बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ साइड में हमारे स्कूल है, मैं देखता हूँ नाम तो बहुत सारे लड़के ने लिखवाया हुआ है, सब ट्यूशन जा रहे हैं पर स्कूल कोई नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है। और टीचर है तो वो अच्छे से मतलब मन मौजी है, ठीक है, मन किया तो पढ़ाएंगे, नहीं मन किया नहीं पढ़ाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इस सब को कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आप कहेंगे कि टीचर है। भाई ये टीचर जिम्मेदार नहीं है, वो राज्य के सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है। यही बात आपको समझना पड़ेगा। इस समय पर ना, मैं दिल से कह रहा हूं कि इस समय पर शिक्षा पर सबसे ज्यादा मतलब ध्यान न देने वाला सरकार इस समय पे है। शिक्षा पर तो बिल्कुल ना, मतलब मुंह से जबान से निकलता ही नहीं है कि शिक्षा पे बोल दिया जाए, रोजगार पर बोल दिया जाए। शिक्षा इतना जरूरी है और शिक्षा पर मतलब पढ़ाई को तो मतलब मजाक बना दिया गया है। पढ़ाई को मैं दिल से कह रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब शिक्षा पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को धर्म पे लड़वाया जा रहा है, जाति पर लड़ाया जा रहा है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। शिक्षा पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ देश को ले जा रहे हैं? अरे भैया सभी भाई भाई ही है, आप तो लड़ा रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। आपको थोड़ा सा मेरे विचारों से हो सकता है आप सहमत ना हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मोदी जी को अच्छा कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए मोदी जी जो अच्छा करेंगे ना, मैं उनको कहूँगा अच्छा कर रहे हैं, पर जो चीज़ें कमियां हैं जो सरकारों में, वो कमी तो है ही, और कमी है तो मेरा बताना भी कर्तव्य है। बेरोजगारी के बारे में केवल आप निबंध पढ़ ले, जाकर बोर्ड एग्जाम में लिख दे तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि बेरोजगारी कारण है तो उसको भी आप जाने। बेरोजगारी का मुख्य कारण है लोगों का शिक्षित ना होना। अगर लोग शिक्षित होते तो वो जानते सब चीज़ों के बारे में, अब जब जानते तो जनसंख्या नहीं बढ़ती, ठीक है ना। तो लोगों को शिक्षित करने पर तो ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, ठीक है। वही बात हमने लिखा है कि देशों में जनसंख्या में देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण या मुख्य कारण है कि आज भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है कि मंदा आर्थिक विकास। अब समझिएगा, देश की धीमी आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार में कम अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। दो ही मुख्य कारण है। पहला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? शिक्षित ना होना, ठीक है। दूसरा मंदा आर्थिक विकास, कह रहा है ना कि देश के धीमी आर्थिक विकास, अगर देश धीरे धीरे विकास करेगा ना, तो वही कह रहा है देश की धीमी आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार में कम अवसर प्राप्त होता है। यदि देश धीरे धीरे आर्थिक विकास करेगा तो रोजगार कम प्राप्त होंगे, ठीक है, रोजगार कम मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे होंगे सर हमारा देश तो 5वें स्तर पे पहुंच गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के मामले पे, आर्थिक विकास के मामले पर तो हमारा देश 5वें नंबर पे आ गया। अरे भैया यही सब चीज़ें मैं कहता हूँ कि दिक्कत कर देती है। मैं मानता हूँ कि मेरा देश हम सभी का देश है जो भारत है वो 5वें स्थान पे आ गया है, ठीक है, 4थे या 5वें स्थान पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, क्या आप मान लेते हैं आप अपना घर बना रहे हैं,
ठीक है, घर बनवाने में मान लेते 10 लाख रुपए लग रहा है, आपके पास है 1 लाख रुपए। अब मान लेते हैं आपने 9 लाख रुपए लेकर आपने घर को खूब अच्छा बना लिया, चमका लिया, तो इसका मतलब क्या आप अमीर हो गए? बताइए, आप अमीर हो गए? तो आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं भैया, हम अमीर नहीं है, क्योंकि आप तो कर्ज में है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यही चीज़ें हैं जो अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। मैं उनसे वही थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए 2014 से जो 15 था ना, 2014 से 15 आप थोड़ा सा समझिएगा। उस समय पे लगभग कर्ज कितना था? 97 लाख करोड़ का। ठीक है, कितना? 57 मतलब 57 लाख करोड़ का कर्ज था। 2000 मतलब जब से देश आजाद हुआ है उस समय से 2015 तक 57 मतलब 57 लाख करोड़ रुपए था कर्ज हमारे देश पर, भारत देश पर। समझ रहे हैं? और उसके बाद केवल मात्र 10 वर्षों में 2024 तक आते समय आप जानते हैं ये कितना हो गया है? ये लगभग 150 लाख से भी ऊपर हो गया है। समझ रहे हैं? सीधा आज से 70-75 वर्षों में जितना कर्ज नहीं हुआ उससे सीधा ट्रिपल कर्ज हो गया है, 150 से प्लस। ठीक है, 150 लाख, समझ रहे हैं ना? 150 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। और उसके बाद हमारा देश जो आया है 5वें स्तर पे। तो बताइए, आप कर्ज लेकर अगर हमारा देश विकास करेगा तो वो सच में रियलिटी में क्या है, वो विकास कर रहा है? तो बिल्कुल भी कहना है नहीं कर रहा है भैया, कर ही नहीं रहा है ना, आप तो कर्ज में है। समझ रहे हैं? तो ये दिखावापन के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दिखाना उतना ही चाहिए जितना इंपॉर्टेंट हो, जो जरूरी हो। जहां जरूरी नहीं है वो दिखाने के लिए क्या, आप तो कह दिए 5 नंबर पे है आप कर्ज लेकर, ये सब अच्छी बात नहीं। यही सब चीजें समझना है। लोग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं तो वो कहते हैं देश तो 5वें स्तर पे चला गया। मैं कहता हूँ ना, न्यूज़ एक ही का नहीं देखा जाता है। न्यूज़ भी अगर आप देखिए तो अलग अलग लोगों का देखिए, सोशल मीडिया से भी देखिए, टीवी पर भी देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए कि कौन सही कह रहा है। ये नहीं कि टीवी वाले जो कह रहे हैं वही सही है, या जो यूट्यूब पर कह रहे हैं वही सही है। आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना? बात समझ ही रहे होंगे। तो वही बात है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। ये कुछ चीज़ें होती है ना, रुकाता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बेरोजगारी आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रही है। 12 आप पढ़ रहे हैं, इतने मन से पढ़ रहे हैं। जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा ना, घर से ताने मिलेंगे, तब आपको शायद समझ में आएगा कि क्यों, मतलब मेरे दिल से, मेरे जुबान से ये सब बातें निकल रही हैं। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको गाली देना है, गाली दे दीजिए कि सर आप बुराई कर रहे हैं इस सरकार के बारे में, उस सरकार के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। बट आपको भी एक दिन समझ में आएगा जरूर, ठीक है ना? तो अभी भी समय है, कम से कम समझ तो जाना ही चाहिए कि हाँ, और ज़्यादातर समझ भी रहे हैं कि हाँ भाई बात तो सही है, बेरोजगारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो कहाँ से जिएंगे? पहले तो खाना ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है? खाने के लिए तो रोजगार चाहिए ही। देखिए दूसरा है बेरोजगारी को खत्म करने का समाधान। अब बेरोजगारी कैसे समाप्त हो सकता है, इसको हम जान लेते हैं। कारण मुख्य हमने 2 बता दिया, उसके बाद समाधान। देखिए सबसे पहला है जनसंख्या में नियंत्रण। अब जनसंख्या में नियंत्रण, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें नियंत्रित पाना है। तो हमने लिखा है यह सही समय है जब भारत सरकार देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अब कठोर कदम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा है या फिर अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित करें। देखिए भारत सरकार को यदि आबादी कम करना है तो कुछ कठोर नियम लगा देना चाहिए, ठीक है? उस कठोर नियम का या तो आप पालन कीजिए, नहीं तो आपको भुगतान करना होगा, ठीक है? तो या तो कठोर जो क्या है नियम लगाएंगे, उससे क्या हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रित हो सकता है। या आप कठोर कदम नहीं लगा सकते तो आप क्या कीजिए, आप अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित कीजिए, मतलब शिक्षा पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो रहेंगे, समझे रहेंगे, तो वो देखेंगे तो वो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। आप जाकर देखिए, हम लोग तो हम तो लो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं सभी लोग, ठीक है ना? मिडिल क्लास ऐसे कह दिया, मिडिल क्लास। अरे भैया 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में है? नहीं है। मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है कि अगर 1 साल तक आपके घर पे पैसे कमा नहीं रहे हैं, जो आपके घर पे कमाने वाले हैं 1 साल तक ना कमाए, तो क्या आप जो बचत पैसे है उससे 1 साल तक खा सकते हैं? जवाब आएगा नहीं खा सकते हैं। तो मिडिल क्लास कहाँ से हुए भैया? आप तो लो मिडिल क्लास हो गए। लो मिडिल क्लास नीचे का, हम भी तो नीचे ही कहे, हम जानते हैं ना,
ठीक है, उसमें क्या कहना है क्या है, ठीक है। 1 साल तक नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे भैया, 1 महीने की दिक्कत है यहाँ पे। तो यही सब बातें हैं। तो यहाँ पे यही है कि यह सही समय है कि भारत सरकार को देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। फिर अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित करें, या तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित करें। और शिक्षित करने के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। जो टीचर जो है अधिक से अधिक चीज़ों के टीचर जो है वो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और जब सरकार टाइट रहेगा ना, सरकार एक बार SDM DM जो IAS PCS है उन सभी को कह दे कि आप केवल 1 महीने में एक ही बार जाकर स्कूल में सरकारी में जांच कर लीजिए, ठीक है। हर जिले में कह दिया जाए तो जानते हैं स्कूल की कितनी बेहतर हो सकती है। बट सरकार की ही मुख्य कमी है, ठीक है ना, अदर कोई वो नहीं है। दूसरा है विदेशी कंपनियां। देखिए, सरकार को रोजगार अधिक व्यवस्था करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपने देशों को खोलने का प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सरकार को रोजगार में अधिक व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, जो विदेशी कंपनियां हैं, अलग अलग देशों की जो कंपनियां हैं उनको उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। उनको कहना चाहिए कि आप आइए हमारे देश में, हम आपको सुविधा देंगे, आप हमारे देश में कंपनी को खोलिए। जब कंपनियां खोलेंगे तो उससे रोजगार मिलेगा। समझ रहे हैं? देख रहे हैं आज सऊदी, दुबई ये सब क्यों इतने विकास कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अदर देशों की जो कंपनियां हैं वहाँ पे सऊदी दुबई में खुल रही हैं, जिसके कारण लोग जा रहे हैं सऊदी दुबई जा रहे हैं। दूसरे अदर वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे तो रेगिस्तान है, बट क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनियाँ हैं, और जहाँ पर कंपनियाँ रहेंगी वहीं पर तो रोज़गार मिलेगा ना। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है। तो ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था ही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे भारत सरकार को शिक्षा पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, जब वह भी लोग शिक्षित रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब वह लोग शिक्षित रहेंगे बेरोजगारी कम नहीं होगी। जब तक लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, जब तक, ठीक है। हमने क्या लिखा है? भारत सरकार को शिक्षा पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं रहेंगे बेरोजगारी कम नहीं होगी। लोग शिक्षित रहेंगे बेरोजगारी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अभी बिहार में ही जब तेजस्वी का सरकार था, तेजस्वी जी का, तो क्या हुआ था कि केवल मात्र 15 दिनों में ही, ठीक है, 15 नहीं 1.5 महीनों में ही 1,30,000 भर्तियां हो गई। और 1.5 साल उनका सरकार था कि 1.5 साल की 2 साल सरकार था, उसमें 4 लाख प्लस भर्तियां उन्होंने दिया था केवल शिक्षकों का। तो वहाँ पे विकास कुछ हद तक हुआ था, ठीक है। बट अभी तो सरकार है नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना, जो काम अच्छा करेगा उसको कहेंगे भैया, और जो नहीं कहेगा उसको तो कहना ही पड़ेगा ना। यही तो एक शिक्षित व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, अंधभक्ति थोड़ी ना करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपके 10 नंबर यहाँ से, 5 नंबर उधर से, 15 नंबर आपका कंफर्म हो गया। आगे और भी जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में ये पूछे जाते हैं, जो है रस, छंद और अलंकार। रस 2 नंबर में, छंद 2 नंबर में, और अलंकार 2 नंबर में। टोटल 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो अब एक एक को हमने लिखा हुआ है, समझेंगे। सबसे पहली बात देखिए, ऐसे तो रस भी बहुत सारे हैं, छंद भी बहुत सारे हैं, अलंकार भी बहुत सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी को हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने 2 यहाँ पे, सबसे पहले रस, एक 2 हमने रस लिया है, और 2 ही हमने अलंकार लिया है, रूपक अलंकार, यमक उपमा अलंकार। तो 2 हमने रस को और 2 अलंकार को हम पढ़ेंगे। ध्यान से आप समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ना समझना, समझ जाएंगे तो सब याद हो जाएगा, नहीं तो रट्टा मारेंगे, टाइम लगेगा। यही तो है ना। तो समझिए, सबसे पहले श्रृंगार रस और हास्य रस, 2 इंपॉर्टेंट रस हैं, इसको हम देख लेते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो इसका मतलब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा सहचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आया? देखिए, सिंपल सा है कि जो श्रृंगार रस की जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है, और रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा सहचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? उसके बाद उदाहरण,
आप समझिएगा उदाहरण से। उदाहरण हमने सिंपल वे में उदाहरण लिखा है, मैं आपसे बता दे रहा हूं 2 नंबर का यही आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर 2 नंबर में केवल परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल नहीं लिखा, नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आसान शब्दों का उदाहरण में लिया है। क्या लिया है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साह करे भौनु को हंस देन कहाँ नतीजाए। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे सिंपल में है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है, साह करे भौनु हंस देन कहाँ नतीजाए। मतलब ये सिंपल है मैं ना, ये राधा और कृष्ण जी, जो राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं, उनके बीच की ये बातें कहा जा रही है कि जब राधा जी और कृष्ण जी जब क्या करते थे, आपस में बात करते थे, बैठे हुए होते थे, तो जो राधा जी हैं वो क्या करती थी, कृष्ण जी की जो मुरली है उस मुरली को क्या करती थी, छुपा लेती थी। छुपाती इसलिए थी, कृष्ण जी मतलब अपने में मगन रहते थे तो उनसे बात नहीं करते थे, और जब बात नहीं करते थे तो वो राधा जी सोचती थी कि मुझसे बात करें, और बात करने के लिए क्या करती थी, उनकी मुरली को वो राधा जी छुपा देती थी। राधा ऐसे इसलिए करती थी क्योंकि वो जानती थी कि मुरली जो बांसुरी है, बांसुरी के लिए कृष्ण जी जो है वो परेशान होंगे, वो ढूंढेंगे और फिर से हमसे बात करेंगे। उसलिए वही बात कहा जा रहा है, बतरस लालच लाल की, मतलब जो लाल है, जो कृष्ण जी हैं उनको लालच आएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, जो मुरली को छुपा लिया जाता है, ठीक है, राधा जी छुपा लेती हैं क्योंकि जानती है कि उनको लालच आएगा, ठीक है, साह करे भौनु को हंस देन कहीं नतीजाए। इसका मतलब क्या है कि जब कृष्ण जी मांगते हैं कि मुरली दो, ठीक है, बांसुरी को दो मुझे, तो क्या करती थी, वो दे रही, ऐसे देती है, और फिर से जब कृष्ण जी पकड़ने वाले होते थे फिर से छीन लेती हैं, फिर से हटा लेती हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे दे, फिर से ले लेना। तो वही बात है, तो सिंपल सा है, एक बार और सुन लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साह करे भौनु को हंस देन कहाँ नतीजाए। सिंपल सा है, याद कर सकते हैं। दूसरा, हास्य रस। आप समझिएगा हास्य रस, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है किसी व्यक्ति की विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। विनोद का भाव का मतलब थोड़ा सा डरपन, ठीक है ना, थोड़ा सा अजीब, जैसे विकृति, कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसका देखकर हमारे हृदय में थोड़ा सा डर के जैसा होता है ना, तो वही बात है, उसी को हास्य रस कहते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा, आकार आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। समझिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल लिया है, हमने लिखा है कि मैं महावीर हूँ, कह रहा है कि मैं महावीर हूँ, मतलब महावीर हूँ, ठीक है, और पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। समझ रहे हैं? कह तो रहा है कि मैं महावीर हूँ, और तोड़ किसको रहा है, तोड़ रहा है पापड़ को, जो पापड़ होता है उसको तोड़ रहा है, और गुस्सा आ जाए तो किसी को क्या करेगा, कागज को मोड़ लेगा। अरे भैया, जो कमजोर है वो भी तो कागज को मोड़ सकता है ना। तो सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इंपॉर्टेंट है, देखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, इन दोनों में से अथवा में करके देता है, या तो श्रृंगार रस पूछेगा या आपसे हास्य रस पूछेगा, दोनों में से कोई एक कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए 2 हमने कहा है, दोनों आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं जानता कौन सा पूछ लिया जाए। अगला देखिए, अलंकार, यहां से अब अलंकार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से अलंकार स्टार्ट हो रहा है। 2 हमने अलंकार लिया है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। समझ लेते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय तथा उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जैसे राम की तुलना चंद्रमा से की जाए तो राम क्या है, उपमेय है, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जा रही है वो है चंद्रमा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर सा लहरे। देखिए, यहाँ पे जो मुख की जो तुलना की गई है, यहाँ पे तुलना ही नहीं की गई है, यहाँ पे तो मान लिया गया है कि मुख जो है वो चंद्रमा जैसा ही है। कह रहे हैं ना, मुख चंद्रमा तुम्हारा देख सके मन सागर सा लहरे।
मुख की तुलना चंद्रमा से तुलना ही नहीं की गई है, बल्कि मुख को जो चेहरा है उसको चंद्रमा ही मान लिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं ना उपमा और उपमान, उपमेय जिससे कि तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उपमान कहलाता है। तो जब उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है तो यहाँ पे मुख को चंद्रमा के एक रूप मान लिया गया है। दूसरा, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरण की तुलना कमल से नहीं की गई है, बल्कि चरण को ही कमल मान लिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो यहीं पे वही कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमल के समान ही मान लिया गया है। यहाँ पे वो बात बताया जा रहा है। सिंपल सा हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे बहुत है, बट मैंने सिंपल सा 2 लिख दिया है, जो आपको बेटर लगे वो याद कर लें। या तो मुख चंद्रमा तुम्हारा देख सके मन सागर से लहरे, या दूसरा कह दिए चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहाँ से आपको कितने नंबर? 2 नंबर मिल जाएंगे। बात यह है थोड़ा सा तबीयत मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। गले से जो आवाज़ भी थोड़ी सी आपको चेंजिंग में हो सकता है दिखाई दे रही होगी बट कोई दिक्कत नहीं है, काम है, काम तो करना ही पड़ेगा, और एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक ही है। उपमा अलंकार आप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कहा है जहाँ पर किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे लोकप्रिय वस्तु, रूप, रंग, गुण, आकार, धर्म आदि के आधार पर की जाती है, उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक वस्तु की तुलना, कोई वस्तु की तुलना कोई प्रसिद्ध वस्तु के रूप में, रंग में, आकार में, गुण में, धर्म में, जाति में, इन सभी में किया जाता है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए जो मुख की तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई है कि नहीं? अब चंद्रमा एक लोकप्रिय वस्तु है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसका मतलब ये क्या है? उपमा अलंकार इसमें है। वो लड़की चंद्रमा सा चमक रही थी, तो मतलब लड़की की तुलना किससे? चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा क्या है? एक लोकप्रिय वस्तु है, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक में फास्ट चल रहा है, ठीक है, चला है हमने, क्योंकि ये सब कुछ मैंने बहुत ही पहले पढ़ा दिया है, बट क्या है कि एक ही एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि सर कैसे हम अच्छे से पास हो जाएं, इसलिए मैं 1 शॉट वीडियो में ही खासकर 15, 20, 30, 40 नंबर का तैयारी कराने का प्रयास करता हूं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले 30 नंबर कंप्लीट कराया था आपको हिंदी में। हमने कहा था खंड क से 30 नंबर अपने आसानी से कंप्लीट हमने आपको बताया था कि आप कर सकते हैं। वैसे ही जो क्या है हिंदी का व्याकरण का यह वीडियो है, तो इसमें हमने लगभग 21 नंबर आपको कंप्लीट हमने कराना है और करा रहे हैं, जिसमें से 5 नंबर लेटर से, 10 नंबर निबंध से, अभी 4 नंबर इससे मिल गए। ये दोनों टॉपिक, रस से 2 नंबर और अलंकार से 2 नंबर, तो 4 नंबर मिल गए। तो 5 और 10, 15, 15, 4, 19 नंबर, 19 नंबर अभी तक मिल गए हैं। 2 नंबर और हम देखेंगे, 21 नंबर आपका हो जाएगा, जो है छंद। तो छंद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको हम समझाते हैं, समझ रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो छंद है उसको। तो देखिए छंद 2 हमने यहाँ पे, एक है दोहा, एक है चौपाई। इसको भी हम बेसिक टू वाइज समझ लेते हैं, ठीक है। जो 2 नंबर में यही आपसे पूछे जाएंगे, या तो दोहा पूछेगा या छंद पूछेगा आपसे, दोहा या चौपाई पूछेगा अथवा में करके 2 नंबर में। तो समझ लेते हैं, ठीक है। अंतिम ये हमारा टॉपिक है। यहाँ से अगर ये हम 2 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं तो 19 नंबर हुआ था, 2 नंबर ये, तो मतलब टोटल हमारे पास 21 नंबर मिल जाएंगे केवल ओनली हिंदी व्याकरण से, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। देखिए दोहा किसे कहते हैं, हमने लिखा है दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दोहा है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, याद रखेंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। समझिएगा। सबसे पहली बात
कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है, चरण का मतलब 4 स्टेप होते हैं। तो देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, तो ये 4 स्टेप हो गए कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें 4 चरण होते हैं, देख रहे हैं 4 चरण है कि नहीं। फिर से कह रहा है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जो पहला ये चरण है, ठीक है, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और कह रहा है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यही ना दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथी चरण में 11 मात्राएं होती हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमने यही बताया है कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा एग्जाम्पल हम मैं पढ़ दे रहा हूं। हमने लिखा है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लयन सीता सहित हृदय बहसु सूर भूप। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखा, बट मुझे लगा कि यही सबसे आसान है। 2-3 बार आप रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पवन तना संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लयन सीता सहित हृदय बहसु सूर भूप। ठीक है, अगर आप देखिए मात्रा की जहां तक बात है, मात्रा में बता दे रहा हूं कैसे आपको समझना है। देखिए जैसे म है तो इसमें एक भी मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक मात्रा है इस पे। परंतु यदि माँ होगा ना तो यहाँ पे आ जुड़ गया तो ये 2 मात्रा है। 2 को हम एस से इस प्रकार हम दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अगर मुंह इस प्रकार, समझिएगा, अगर मुंह इस प्रकार हो इस तरीके से तो 1 मात्रा होगा। परंतु इस प्रकार मुंह हो, मुंह के म के जगह पे कोई भी शब्द ले सकते हैं, हमने म पे आपको बता रहे हैं। और इस प्रकार अगर हो तो यहाँ पे 2 लेंगे। यदि इधर से मात्रा हो तो इसे हम 1 लेंगे, पर इधर से मात्रा हो तो इसे हम 2 लेंगे मात्रा। इतनी बात समझ के, अगर मान लेते इसके ऊपर अ के ऊपर क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाए, बिंदु मतलब न है, तो इसको हम 2 लेंगे। समझ रहे हैं, वैसे हम मात्रा को गिनते हैं। तो देखिए पवन, सभी में पवन में एक कोई मात्रा नहीं है तो 1 हमने लिया है। फिर से तनय, इसमें भी 1 मात्रा। संकट, देखिए संकट के ऊपर एक बिंदु है कि नहीं, तो इसके लिए हमने 2 लिया है। फिर से 1, फिर से हरण में 1 लिया है। तो अगर आप जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13 मात्राएं पहले में हो गया। फिर से कह रहा है ना कि पहले और तीसरे चरण में, तो पहले में 13 मात्राएं, तीसरे में आप देख लेते हैं। देखिए राम, ठीक है, तो राम में 2 मात्रा है ना, तो इसलिए 2 मात्रा इसमें। फिर से म में 1, फिर से लयन में कोई मात्रा नहीं तो 1 ले लेंगे। सीता में देखिए, अगर हमने कहा ना इस तरीके से इधर मात्रा रहेगा तो डबल लेंगे। ठीक है, फिर से ता, अगर हमने बताया था कि अगर ता माँ ऐसे रहे तो 2 लेंगे। सहित, देखिए ही में देखेंगे इस तरीके से मात्रा होगा तो 1 ही लेंगे, तो 1 हमने लिया है। फिर से म, अगर हम जोड़े तो 2 1 3 3 3 6 6 2 8 2 10 10 3 13। मतलब सही बात है कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी चरण में और चौथी चरण में 11 मात्राएं होती हैं। समझ लेते हैं। मंगल मूर्ति रूप, मंगल में देखें तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो इसके लिए 2 लेंगे, 1 ले लिए। फिर से मुंह, देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से मुंह है, तो हमने कहा था मंग हो तो 2 लेंगे, 2 1, और फिर से इधर वाली मात्रा है इसमें तो 1 ही लेंगे। रू, देखिए ये रू इस तरीके वाला रू है, इसलिए 2 लिए हैं और 1 लिए हैं, तो 2 3 4 4 2 6 7 8 8 2 10 1 11 मात्राएं इसमें है। इसमें देखें तो हृदय बहसु सूर भूप, तो देखिए 1 लिया है। फिर से बहसु में भी 1 लिया है। देखिए इस तरीके का ऊ है तो फिर से हमने 1 लिया है। फिर से यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का मुंह है, जहाँ पे ये हो तो 2 हम लेते हैं 1। ठीक है, तो 3 3 6 6 2 8 8 8 2 10 10 1 11, मतलब सही है। समझ रहे हैं ना। इसमें यही बताया गया कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
इतनी बार लिख के एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल लिखना बहुत ही अनिवार्य है, लिख लीजिएगा। अगला चौपाई। चौपाई समझिएगा, हमने लिखा है यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। नहीं समझ में आया? समझिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया कि जो चौपाई है वो एक सममात्रिक छंद है। इसमें अर्ध सममात्रिक, इसमें सममात्रिक छंद है। इसमें कितने इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसके 1 2 3 4 चरण है और कह रहे हैं ना कि सभी चरणों में, पहले चरण है इसमें भी 16 मात्राएं, दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। तो कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और कह रहा है कि पहले चरण का तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। तो देखिए पहले चरण का तुक का मतलब है कि जो पहला ये चरण है ना, पहले चरण का अंतिम हिस्सा देखिए तो सागर, एक बार मैं पहले पूरा पढ़ दे रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले चरण का तुक दूसरे चरण से। तो पहले चरण का अंतिम अक्षर देखिए सागर, रो आ रहा है ना, तो पहले चरण का यही तुक कहने का मतलब यही है। पहले चरण का अंतिम अक्षर जो है वो दूसरे चरण से मिलना चाहिए। रो है, फिर से इसमें वो उजागर, रो मिल रहा है ना, तो पहले चरण का तुक दूसरे चरण से। फिर से कह रहा है कि फिर से कह रहा है तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। तीसरे चरण का तुक जो है देखिए माँ आ रहा है, तो चौथे चरण में भी माँ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात कहा जा रहा है कि पहले चरण का तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण का जो तुक है वो चौथे चरण से मिलता है। और सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप गिन भी सकते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत देर से हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये सब मात्रा आपको सब हमने लिख दिया है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। जितना होता है उतना तो मैं कराता ही हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलना ही है, कोई भी नहीं रोक सकता। और स्वयं आपको ईश्वर सहायता करेंगे, ठीक है ना, तो मिलना ही है आपको सफलता। अच्छे नंबर से आप पास होंगे, निश्चिंत रहिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और एक आपसे से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से हेल्प मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल ग्रुप है, चैनल के जो कोचिंग ग्रुप है, उसमें इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी सभी दोस्त हैं जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं वो भी पढ़ सके। ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव नहीं रखना है कि वो पढ़ लेंगे तो वो हमसे आगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं रखना है आपको। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अदरवाइज और भी ज़्यादा पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी का। तो जाइए उस पर क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।